बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 67 मुलाहिज़ा फरमाएं। ओह, फांगपुन ने मुझे पहचान लिया। तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ लेकर आई है। ये तो आने वाले लम्हात ही बताएंगे कि मौत किसकी आई है, मैंने कहा और खिड़की की चौखट पर खड़े होकर अचानक ही छलांग लगा दी। फांगपुन ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। वो गालिबन मुझे हाथों पर रोकना चाहता था, लेकिन मेरा छलांग लगाने का अंदाज कुछ मुख्तलिफ था। मैंने बाईं टांग अंदर की तरफ मोड़ रखी थी, जबकि दाईं टांग बिल्कुल सीधी आगे को निकली हुई थी। मैंने छलांग पूरी कुव्वत से लगाई। फांगपुन किसी सूरत में भी मुझे नहीं रोक सकता था। मेरी फलांग की पूरी कुव्वत से उसके कंधे पर लगी। उसके मुंह से ऊँख की सी आवाज निकली और वो लड़खड़ाता वो उस लड़की से टकरा गया जो कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी। उसके मुंह से खौफजदा सी चीख निकली और वो दोनों सोफे पर गिरे और सोफा पीछे की तरफ उलट गया। फांगपुन को किक लगते ही मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब ना हो सका और शीशे की टाप वाली उस मेज पर गिरा जो कमरे के वस्त में पड़ी थी। मेज पर शराब की बोतलें और 2 गिलास भी रखे हुए थे। छन्नाके की आवाज से मेज का शीशा टूट गया और मैं मेज के अंदर इस तरह गिरा कि मेरी टांगे ऊपर थी और सर भी शीशा टूटने के बाद मेज के अंदरूनी किनारे से टकराया था। एक लम्हे को मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन मैंने अपने आप को संभालने में देर नहीं लगाई। गफलत का नतीजा सिर्फ मौत की सूरत ही में निकल सकता था। शराब की एक बोतल मेरी गोद में गिरी थी, जिसमें से बहने वाली शराब के आगे से मेरी जीन्स को तर कर रही थी। शराब की बू नथनों में घुसी जा रही थी। मैंने बोतल उठाकर एक तरफ फेंक दी और टूटी मेज से बाहर निकल आया। बाई कोनी के करीब शीशा लगने से खाल कट गई थी, जिससे खून रसने लगा था। कूल्हे पर भी चोट लगी थी, लेकिन यह तकलीफ काबिले बर्दाश्त थी। पिस्तौल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। मैं पिस्तौल उठाने के लिए झुका ही था कि फांगफुन गिरे हुए सोफे के पीछे से निकल आया। मैं पिस्तौल का ख्याल छोड़कर सीधा हो रहा था कि फांगफुन ने छलांग लगा दी। अपने आप को बचाने की कोशिश के बावजूद उसकी किक मेरे बाएं बाजू पर लगी और मैं खड़े खड़े चकरा गया। फांगपुन ने जिस अंदाज से किक लगाई थी, उससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मार्शल आर्ट्स का माहिर था। उससे मुकाबला करने में मजा तो आता, लेकिन मुझे मोहतात रहने की जरूरत थी। बाहर से तो उठा पटक की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन दूसरे कमरे से भी किसी औरत के चीखने और धींगा मुश्ती की आवाजें सुनाई दे रही थी। गालिबन वांगडिन का कोई आदमी वहां पहुंच गया था। फांगपुन मेरे सामने स्टांस में खड़ा था, जबकि सोफे के पीछे थर थर कांपती हुई औरत एक बार फिर लिबास पहनने की कोशिश करने लगी। फांगफुन ने जानता देकर साइड किक लगाने की कोशिश की, जिसे मैंने कलाई पर रोका और फिर वो पे दर पे साइड किक्स लगाता रहा। मैंने उसकी हर किक कलाइयों पर रोकी। मुझे इतराफ है कि उसने मुझे हमला करने का मौका नहीं दिया और ये बड़ी अच्छी टेक्निक थी कि हरीफ को इस तरह उलझाए रखा जाए और मौका पाते ही कारी ज़रब लगा दी जाए। मैं इस टेक्निक को समझ गया था। मैं उसे कोई जोरदार हमला करने का मौका नहीं देना चाहता था और इससे पहले कि वो कोई ऐसा मौका तलाश करता, मुझे एक मौका मिल गया। मैं दोनों पैरों पर उछला। उसका ख्याल था कि मैं फ्लाइंग किक लगाने जा रहा हूं, लेकिन मैंने उसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर एक पैर जमीन पर टिका दिया और दूसरे पैर से जोरदार राउंड हाउस किक लगा दी। उसका बायां बाजू ऊपर को उठा हुआ था। मेरी किक उसकी बगल में लगी। वो इस तरह उछला जैसे फुटबॉल को किक लगाई गई हो। मैंने उसे समझने का मौका दिए बगैर एक और फ्रंट किक लगा दी। ये किक उसकी नाव से जरा नीचे लगी थी। वो बिलबिला उठा। इसी दौरान में वो लड़की पाजामा पहन चुकी थी। ब्लाउज उल्टा सीधा पहनते हुए वो बाहर की तरफ दौड़ी। उस लड़की से मुझे कोई बर्खास्त नहीं थी, लेकिन उसका बाहर निकलना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। मैं उछलकर उसके रास्ते में आ गया। वो डर कर चीखती हुई बेड पर जा गिरी। बाहर से एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। ये राइफल का फायर था। उसके साथ ही एक खौफनाक चीख भी सुनाई दी। मैं एक लम्हे को उस तरफ मुतवज्जा हुआ था और मेरी इस गफलत से फांगफुन ने पूरा फायदा उठाया। उसने खड़ी हथेली का वार किया। ये ब्रेकिंग टेक्निक का स्ट्राइक था। इसे 6 इंच मोटी कंक्रीट की स्लेब तोड़ी जा सकती थी और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने उसके हाथ को नीचे आते हुए देख लिया था। उसके साथ ही मैं बड़ी फुर्ती से नीचे झुक गया। उसका चोप मेरे कंधे पर लगा तो जरूर, लेकिन जरब ज्यादा शदीद साबित नहीं हुई। मैं अगर नीचे ना झुकता तो मेरे कंधे की हड्डी टूट सकती थी। नीचे बैठते ही मैंने दोनों हथेलियां जमीन पर टिका ली और एक टांग आगे फैलाकर फिरकी की तरह घूम गया। ये खतरनाक स्वीप किक थी। अगर मेरा पैर फांगफुन की टांग को छू जाता तो वो पुष्ट के बल गिरता, लेकिन वो अपनी जगह से उछल गया। मैंने इसी तरह 3 बार स्वीप मारकर उसे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत फुर्तीला साबित हुआ। हर मर्तबा बचता रहा। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और फ्रंट किक लगाने की कोशिश की, जिसे फांगफुन ने कलाई पर रोका और उसके साथ ही घूमकर बैक किक लगा दी। जरब मेरे सीने पर लगी और मैं लड़खड़ा कर रह गया। फांगफुन वाकई मार्शल आर्टिस्ट था। उसके साथ मुकाबले में मजा आ रहा था और मेरे ख्याल में वो पहला शख्स था जो न सिर्फ दलेरी से मेरा मुकाबला कर रहा था, बल्कि बेहतरीन टेक्निक इस्तेमाल करते हुए कामयाब वार भी किए थे। लेकिन उसे मजीद मौका देना मेरे लिए खतरनाक था। फांगफुन दोबारा हमलावर हुआ। इस मरतबा उसने फ्लाइंग किक लगाने के लिए छलांग लगाई। मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने उसके दोनों पैर पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया और वो हवा में उल्टी कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल से उल्टे पड़े सोफे पर गिरा।
फ्लाइंग किक से इस तरह बचना बहुत मुश्किल होता है। 1000 में कोई एक मार्शल आर्टिस्ट ही अपना दिफा कर सकता है। मैंने फ्लाइंग किक से बचने की ये टेक्निक अपनी ट्रेनिंग के इब्तदाई दिनों में जंगल वाले कैंप में मास्टर हांग शू से सीखी थी और अपने दिफा के लिए कई मरतबा इसे इस्तेमाल भी कर चुका था। फांगपुन सोफे से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया और उसे ठोकरों पर रख लिया। बिलाकर उसे भी संभलने का मौका मिल गया, लेकिन इस मरतबा मैंने उसे हमला करने का मौका नहीं दिया। बाहर से अब ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे गदर मच गया हो। दो औरतों की खौफजदा चीखों के अलावा उठा पटक की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे अंदेशा था कि किसी दूसरे कमरे में मौजूद चीफ आंग को मेरे साथियों पर काबू पाने का मौका ना मिल जाए। इस तरह बाजी पलट सकती थी, इसलिए अब मैं जल्द से जल्द फांगपुन से मामला तय कर लेना चाहता था। फांगपुन में लड़ाई में इस मरतबा मैं उस लड़की को भूल गया था जो बेड पर पड़ी हुई थी। इसी दौरान में उस लड़की को मौका मिल गया। वो झपट कर उठी और बेड साइड टेबल से फांगपुन का पिस्टल उठाकर फायर कर दिया। उसने मुझे निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन गोली मेरे सर से चंद इंच ऊपर से गुजर गई। मैं बड़ी तेजी से पलटा और हवा में उड़ता हुआ बेड पर जा गिरा। उस लड़की के मुंह से चीख निकल गई। मेरा एक हाथ उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ा था। झटका लगते ही रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। मेरा हाथ दूसरी मर्तबा हरकत में आया। लड़की के मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ इस कदर जोरदार था कि वो ज़िबा होती हुई बकरी की तरह बिलबिला उठी। उसके मुंह से खून बह निकला। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि फांगपुन ने छलांग लगा दी। मैं उसके नीचे दब गया। इतनी देर की लड़ाई के दौरान में वो बुरी तरह झुंझला गया था और अब वो मार्शल आर्ट्स के कायदो ज़वाबित और तमाम टेक्निक्स को भूलकर ओछे हथकंडों पर उतर आया था। उसने दोनों हाथों से मेरा गला दबोच लिया और अंगूठों से मेरा नरखड़ा दबाने लगा। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैंने दोनों हाथ उसकी कलाइयों पर जमा दिए और गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। वो मुझे मौत के घाट उतारने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा था। उसके चेहरे और आंखों से खून टपक रहा था। उस लड़की की टांगें मेरे कंधों के नीचे दबी हुई थी और वो भी अपने आप को मेरे नीचे से निकालने की कोशिश कर रही थी। उसने एक जोरदार झटके से अपनी टांगों को घसीटा तो मुझे भी एक झटका सा लगा। इसका फायदा यह हुआ कि मेरे गले पर फांगपुन की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने एक झटके से उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाए, उसकी दोनों कलाइयां पकड़कर उसके सीने से लगा दी और बाजुओं की कुव्वत से उसे ऊपर उठाने के साथ साथ मैंने दोनों पैर भी समेटकर उसके पेट पर जमा दिए। इस तरह मैं उसे सीधा ऊपर उठाता चला गया। मैंने फांगपुन को अपने जिस्म से तकरीबन 1 फुट ऊपर उठा लिया और फिर पूरी कुव्वत से उसे उछाल दिया। वो हवा में तैरता हुआ टूटी हुई मेज पर गिरा। उसके साथ ही उसके मुंह से खौफ भरी चीख निकल गई। अपने आप को फांगपुन की गिरफ्त से छुड़ाने और उसे उछालने में मुझे दांतों पसीना आ गया था। उसकी चीख सुनते ही मैं एक झटके से उठ गया। उसके साथ ही मेरी आंखों में वहशत भर गई। कमरे के वस में पड़ी हुई टेबल का शीशा मेरे गिरने की वजह से पहले ही टूट चुका था। फांगपुन पेट के बल उस मेज पर गिरा था। उसके बोझ से मेज का चौखटा एक तरफ से टूट गया था और सामने की तरफ चौखटे में फंसा हुआ नोकदार शीशा उसके हलकोम में फंसा हुआ था और खून का फुवारा बह निकला था। फांगपुन बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी इस तरह तड़पने से शीशे की धार ने उसके नरखरे को कुछ और भी उधेड़ डाला। मैंने उस लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेपनाह वहशत थी। मैंने झुककर फांगपुन को कंधों से पकड़ लिया और पीछे खींचने लगा, मगर उसका जिस्म मेज के टूटे हुए चौखटे में फंस कर रह गया। लड़की चीखती हुई दरवाजे की तरफ दौड़ी। मैंने फांगपुन को छोड़ दिया और लड़की के पीछे लपका। दरवाजे के करीब मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो मछली की तरह मेरे हाथों से फिसल गई। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। लड़की बाहर निकलते ही किसी चीज से ठोकर खाकर गिर गई। उसके मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई। मैं भी उस चीज से ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। वो उस गनमैन की लाश थी जिसे मैंने कॉटेज के अकब में खिड़की के करीब देखा था। वो गालबन वांग डिन के हाथों मारा गया था। बरामदे की दाईं तरफ कुछ फासले पर धींगा मुश्ती की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं उस तरफ लपका। बरामदे के बल्ब की मदम सी रोशनी वहां तक पहुंच रही थी। चीफ आंग और एक आदमी वांग डिन की ठुकाई कर रहे थे। बुरी तरह पिटने के बावजूद वांग डिन उनकी गिरफ्त में नहीं आ रहा था। मैं दौड़ता हुआ करीब पहुंचकर फजा में उछला। मैं चीफ आंग पर फ्लाइंग किक लगाना चाहता था। चीफ आंग ने मेरे इरादे को भांप लिया। वो भी फजा में उछल गया। हम दोनों ने बैक वक्त फ्लाइंग किक लगाई, जिसके नतीजे में हम दोनों के पैर आपस में टकरा गए और दोनों ही झटका खाकर एक दूसरे से दूर जा गिरे। इससे पहले कि मैं संभल पाता, चीफ आंग ने उठकर एक तरफ दौड़ लगा दी। मैं भी उसके पीछे लपका, मगर वो तारीकी में दरख्तों के पीछे ओझल हो गया। मैं उसके कदमों की आवाज पर उसके पीछे दौड़ता रहा और फिर उसके कदमों की आवाज भी मालूम हो गई। मैं तारीकी में खड़ा इधर उधर घूरता रहा, लेकिन ना ही चीफ आंग के कदमों की आवाज सुनाई दी और ना ही वो नजर आया। और फिर कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। मैंने उस तरफ दौड़ लगा दी जहां वो कारें खड़ी थी। एक कार की हेडलाइट्स रोशन होगी। वो बड़ी तेजी से मेरी तरफ लपकी। मैं अगर उछलकर एक तरफ ना हट जाता तो कुचला जाता। कार चक्कर काटती हुई नशेब की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई और बंदूक से निकली हुई गोली की तरह दौड़ती हुई दूर चलती गई। मैं उसकी अकबी सुर्ख बत्तियां देखता रह गया। करीबी दूसरी कार खड़ी थी, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि ड्राइविंग मैं नहीं जानता था। मैं गहरा सांस लेकर रह गया।
ची फांग एक बार फिर मेरे हाथों से निकल गया था। मैं काठी की तरफ आ गया जहाँ वांग डिन दूसरे शख्स की पिटाई कर रहा था। मैंने भी उसे 2-4 ठोकरें रसीद की और उसे घसीटते हुए काटेज के बरामदे में ले आए। एक कमरे में नीम मुरियां लिबास में 2 जवान और खूबसूरत लड़कियां एक दूसरे से लिपटी थर थर कांप रही थी। खौफ से उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे। वो तीसरी लड़की नजर नहीं आई जो फांग पुन वाले कमरे से भागी थी। मैं उस कमरे में आ गया। वांग डिन बरामदे में उस शख्स को रस्सी से बांध रहा था। वो तीसरी लड़की कहाँ गई और तुम्हारे दोनों साथी कहाँ हैं? मैंने वांग डिन से पूछा। मेरा एक आदमी तो उस लड़की के पीछे गया है जो उस तरफ भागी है। उसने एक तरफ इशारा किया और फिर बोला मेरा दूसरा आदमी। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया और मुझे इशारा करते हुए एक कमरे में घुस गया। कमरे में उतरी का सा समा था जिससे अंदाजा होता था कि यहाँ अच्छी खासी दींगा मुश्ती हुई थी और दाईं तरफ वांग डिन के उस आदमी की लाश पड़ी हुई थी जो शहर से हमारे साथ आया था। उसकी आंखें फटी हुई थी और चेहरे पर करबो अजियत के तासरात जैसे मुंजमीद होकर रह गए थे। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी। ये शख्स ची फांग की कुव्वत का सही अंदाजा नहीं लगा सका था और वांग डिन जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। बाहर से एक खौफनाक चीख नुस्वानी सुनाई दी जो बदतरी सन्नाटे में डूबती चली गई। 2 मिनट बाद वांग डिन का आदमी भी वापस आ गया। उसने वांग डिन से कबायली जबान में कुछ कहा और वांग डिन मुझे उसका मतलब समझाने लगा। वो लड़की जो यहाँ से भागी थी उस तरफ गहरे खड़ में गिर गई है। वो उसी की चीख थी। मेरा ख्याल है वो जिंदा नहीं बची होगी। सूरत बड़ी संगीन थी। यहाँ 3 लाशें पड़ी थी। एक फांग पुन की, दूसरी उनके गनमैन की और तीसरी वांग डिन के साथी की। एक आदमी और 2 औरतें जिंदा थे। ये तवाइफे थी जिन्हें ची फांग वगैरह का दिल बहलाने के लिए लाया गया था। इन्हें लाने वाला वही आदमी था जो बरामदे में बंधा हुआ था। तीसरी लड़की जान बचाने के लिए भाग गई थी और तारीकी में किसी खड में गिर गई थी। वांग डिन ने इन दोनों लड़कियों को भी बांधकर कमरे में डाल दिया जबकि उस आदमी को बरामदे में पड़ा रहने दिया। वांग डिन ने अपने साथी की लाश उठाकर उस कार में डाल दी जो काटेज के सामने खड़ी थी। अपनी जीप के करीब पहुंचकर लाश को जीप में डाल दिया गया। वांग डिन इस कार को चलाता हुआ बुलंदी पर ले गया। दूसरी तरफ गहरा खड़ था। उसने कार से छलांग लगा दी। कार चट्टान की दूसरी तरफ लुढ़कती चली गई और फिर जोरदार धमाका सुनाई दिया। हम जीप में बैठ गए। वांग डिन ने जीप का रुख मोड़ दिया, हेडलाइट्स रोशन की और उसे तेज रफ्तारी से मेन रोड की तरफ दौड़ा दिया। वांग डिन मुझे मेन रोड पर छोड़ने के बाद अपने साथी की लाश रात ही को शहर से कई मील दूर एक छोटी कबायली बस्ती की तरफ ले गया था। थालूब का कबीला कैरन नगर के बर्मी सरहद के करीब मायसा नामी कस्बे और उसके इतराफ में आबाद था, लेकिन उस कबीले के कई छोटे छोटे गिरोह मुख्तलिफ इलाकों में भी फैले हुए थे। चियांग साइन में भी कई छोटी छोटी बस्तियां थी और ची फांग के हाथों मरने वाले का ताल्लुक चंद घरों पर मुश्तमिल ऐसी एक छोटी बस्ती से था। वांग डिन की अपनी हालत भी अच्छी नहीं थी। लड़ाई में उसकी भी खूब पिटाई हुई थी, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था कि फांग पुन के गिरोह के आदमी या पुलिस हमारे काटी की तरफ मुतवज्जो हो सके। इसलिए वो मुझे मेन रोड पर ही उतार कर जीप को सीधा नवाई इलाके की तरफ निकाल ले गया। हालत तो मेरी भी अच्छी नहीं थी। फांग पुन हम पल्ला दुश्मन साबित हुआ था। उसकी उम्र 35 के लगभग रही होगी। उसमें ताकत कूट कूट कर भरी हुई थी और वो इस ताकत को इस्तेमाल करना भी जानता था। उससे मुकाबले में मुझे दांतों पसीना आ गया था और अगर टूटी हुई मेज पर गिरने से शीशा उसके हल्क में ना भी महफूज होता तो मैं उसे बिछाड़ देता, क्योंकि मैंने महसूस कर लिया था कि उस पर थकन और झुंझलाहट सवार होने लगी थी। और जब लड़ाई में किसी पर थकन और झुंझलाहट सवार हो जाए तो वो ज्यादा देर तक मुकाबला जारी नहीं रख सकता। मेरा असल टारगेट तो ची फांग था, लेकिन इत्तेफाक से वहां फांग फुन भी मौजूद था। उन दोनों में से कोई एक जिंदा हाथ आ जाता तो मैं उससे बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता था, लेकिन ची फांग हस्बे आदत जान बचाकर फरार हो गया था और फांग फुन अपनी जान से हाथ धो बैठा था। मैं इस हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ था कि फांग फुन की मौत का इंकशाफ होते ही यहाँ एक तूफान मच जाएगा। फांग फुन गोल्डन ट्राइंगल के बेताज बादशाह जनरल खोराट का आदमी था। उनका एक आदमी और शांग पहले ही मेरे हाथों मारा जा चुका था और अब मेरे ही हाथों फांग फुन की मौत पर वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। और जब बादी बहुत बड़ी हो तो किसी के खामोश रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़ाई के दौरान में शीशे के टाप वाली मेज पर गिरने से मेरे बाएं बाजू पर कूनी के करीब से खाल कट गई थी। उस वक्त गर्मजोशी में तो कुछ ज्यादा एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब तकलीफ बढ़ गई थी। जख्म अगरचे बहुत मामूली सा था, लेकिन आप जानते हैं कि छोटे जख्म ज्यादा तकलीफ देते हैं। कंधे की हड्डी में भी तकलीफ थी। मेरी हालत देखकर लूमा फौरन ही मेडिकल किट निकाल लाया। जानकी ने मेरी शर्ट उतारी, पहले गर्म पानी से कूनी का जख्म साफ करके ड्रेसिंग की और फिर मटियाले रंग की एक करीम से मेरे कंधे पर मालिश करने लगी। लूमा ने बताया था कि ये करीम जड़ी बूटियों से तैयार की गई है और अंदरूनी चोटों के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। जानकी मेरे कंधे पर मालिश करती रही और मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी होती रही। थाई ने भी कई मरतबा इस तरह मेरी मालिश की थी, लेकिन मैंने कभी ऐसी बात कोई महसूस नहीं की थी। लेकिन जानकी के गुदाज हाथों का लम्स मेरे पूरे बदन में सनसनी फैला रहा था। दिमाग पर गुनूदगी तारी होने लगी। जानकी ने भी शायद मेरी इस कैफियत को महसूस कर लिया था। वो कुछ ज्यादा ही फैलने लगी थी। कंधे पर मालिश करते हुए मेरे ऊपर झुकी जा रही थी। फिर मुझे अपनी गर्दन पर दाईं तरफ अंगारा सा छूता हुआ महसूस हुआ।
जानकी के सुलगते हुए होंठ मेरी गर्दन को छू रहे थे। मैं एकदम जैसे होश में आ गया और एक झटके से सीधा हो गया। जानकी के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। उसकी आंखों में सुर्ख डेरे तैर रहे थे। अगर मेरे कंधे की मालिश हो चुकी तो मैं शर्ट पहन लूं? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। पहन लो। ये कहते हुए जानकी के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। मैंने शर्ट पहनी और कंधे को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देने लगा। इस वक्त रात का 1:30 बज चुका था। लूमा ने शायद सूरत का किसी हद तक अंदाजा लगा लिया था, इसलिए वो सब मशीन गन संभाले एक कुर्सी पर चौकस बैठा हुआ था। किसी गड़बड़ का शुबा मुझे भी था। वांग डिन थालूब का आदमी था और थालूब इसी इलाके की मारूफ शख्सियत था। लोग न सिर्फ ऐसी शख्सियत को अच्छी तरह जानते हैं बल्कि उनके खास मुलाजमीन को भी जानते और पहचानते हैं। फांग फुन भी वांग डिन को जानता था, लेकिन फांग फुन खत्म हो चुका था। चीफांग ये नहीं जानता था मुआफिज भी मारा गया था, लेकिन 2 तवाइफों और एक आदमी को हमने बांध कर वहीं छोड़ दिया था। मुझे वांग डिन ही ने बताया था कि वो आदमी एक छोटे से होटल का मालिक है जो अय्याश लोगों को लड़कियों की सप्लाई का मकरू धंधा भी करता है। वो शख्स यकीनन वांग डिन को पहचानता होगा और हो सकता है उन लड़कियों में से भी कोई उसे जानती हो। ऐसी सूरत में ये राज फाश हो सकता था कि हमलावरों में वांग डिन भी था और इस तरह ये काटी पुलिस या फांग फुन के आदमी की तवज्जो का मरकज बन सकता था। लेकिन मुझे ये इत्मीनान था कि कम अज कम रात में कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होना है सुबह ही होगा, लेकिन एहतियात का दामन बहरहाल हाथ से नहीं छोड़ा जा सकता। रात खैरियत से गुजर गई। दिन चढ़ने से जरा पहले मैं सोफे पर बैठे बैठे ऊँग गया। मुझे ना तो जानकी ने जगाया और ना ही लूमा ने। मैं बेखबर सोता रहा और फिर किसी किस्म की घुर्राहट की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। वो दरअसल वांग डिन की जीप के इंजन की आवाज थी जो अभी अभी काटेज के सामने आ रुकी थी। मैंने दीवार की घड़ी की तरफ देखा। दिन के 11 बजने वाले थे। थोड़ी देर बाद वांग डिन अंदर दाखिल हुआ। मैं उसे बैठने का इशारा करते हुए उठकर बाथरूम में घुस गया और मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारने लगा। बाईं बाजू को हरकत देते हुए कंधे में मामूली सी तकलीफ थी। बहरहाल में वापस आया तो वांग डिन कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। लूमा ने चाय का एक कप मेरी तरफ भी सिरका दिया। जानकी इस वक्त कमरे में थी। वांग डिन बता रहा था कि वो अपने साथी की लाश लेकर रात के आखिरी पहर कबायली बस्ती में पहुंच गया था। सुबह सवेरे उसकी तदफीन भी हो गई। उसके बाद भी उसे कुछ देर वहां रुकना पड़ा। मैंने मुनासिब अल्फाज में कबायली शख्स की मौत पर अफसोस का इजहार किया और उसके बाद वांग डिन असल मौजू पर आ गया। मैं सुबह 9 बजे शहर पहुंच गया था और इस वक्त तुम्हारे लिए 2 अहम खबरें हैं, वो कह रहा था। पहली खबर तो ये है कि फांग फुन के कत्ल की खबर ने पूरे शहर में खौफ व हिरास फैला दिया है। काटी से पुलिस को उसके गन मैन और उस आदमी की लाश भी मिली है जिसे हमने बांधकर बरामदे में डाल दिया था। काटी से कुछ दूर एक गहरे खड़ से उस लड़की की लाश भी मिल गई जो जान बचाने के लिए भागी थी, लेकिन वो 2 लड़कियां गायब हैं जिन्हें बांधकर कमरे में डाल दिया गया था। मेरे लिए इतना वाकई हैरान कुन थी। वो लड़कियां कहाँ गायब हो गई और उस आदमी को किसने हला किया? जिस आदमी को हमने बांधकर डाला था वो खौफ और सर्दी से ठिठरा कर मरा है। उसे अच्छी खासी मार भी लगाई गई थी। हो सकता है अंदरूनी चोट भी उसकी मौत का बायस बनी हो। उसकी लाश तो वैसे ही बंदी मिली है, लेकिन मुझे हैरत है वो दोनों लड़कियां कहाँ गायब हो गई। हो सकता है किसी लड़की को बांधने में रस्सी की कोई गिरा ढीली रह गई हो और वो अपनी बंदिशें खोलने में कामयाब हो गई हो और उसने दूसरी लड़की को भी खोल दिया हो। मैंने कहा हो सकता है, वांग डिन बोला, लेकिन हैरत इस बात पर है कि वो कहाँ गायब हो गई। मुझे शुबह है कि या तो सुबह सवेरे वहां कोई आया था जो उन औरतों को छुड़ा कर ले गया, या फिर तुम्हारी बात दुरुस्त हो सकती है कि उन्होंने किसी तरह अपनी बंदिशें खोलनी थी और जान के खौफ से कहीं रोपोश हो गई हैं। पुलिस को उस काटेज में खवातीन के लिबास के कुछ हिस्से भी मिले हैं, जिससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि रात को यहाँ खवातीन के अलावा कुछ और लोग भी रंग रलियां मना रहे थे। उनमें या तो आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया या बाहर से कोई इस काटेज पर हमलावर हुआ। बहरहाल पुलिस भी उन औरतों की तलाश में है। पुलिस ने उस काटेज और उसके आसपास के इलाके को घेरे में ले रखा है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, फांगफुन गोल्डन ट्राइएंगल के हवाले से इस इलाके में बहुत बड़ा नाम है। इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कौन था। उसके कत्ल की इतला सुबह ही शहर पहुंच गई और पूरे शहर में खौफ व हिरास फैल गया। शहर की बेशतर दुकानें बंद हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि सीन फोंग और जनरल खोराट इस कत्ल पर खामोश नहीं बैठेंगे और हंगामा जरूर होगा। और दूसरी खबर, मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। चीफ गुज़िश्ता रात जिस कार में फरार हुआ था वो शुमाल में गोल्डन ट्राई एंगल की तरफ जाने वाली सड़क से जरा हटकर एक खड्ड में पड़ी हुई मिली है, वांग डिन ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, गुज़िश्ता रात में अपने दूसरे आदमी को शहर में ही छोड़ आया था और उसे हदायत कर दी थी कि दूसरे आदमी को साथ लेकर चीफ वांग को तलाश करें। मुझे शुबा था कि वो गोल्डन ट्राई एंगल की तरफ फरार होने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने अपने आदमी को उस तरफ ज्यादा तवज्जो देने की हदायत की। वो गाड़ी किसी और की भी हो सकती है। मैंने पूछा, ये कैसे यकीन कर लिया जाए कि वो चीफ वांग की ही गाड़ी थी? वो गाड़ी दरअसल फांग फुन की है और सभी लोग उसे पहचानते हैं, वांग डिन ने कहा। उस गाड़ी का खड्ड में गिरना किसी हादसे का नतीजा नहीं हो सकता। कार अगरचे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, लेकिन कार के अंदर या उसके आसपास कहीं भी खून के धब्बे या ऐसे निशान नहीं मिले जिसे साबित हो कि कार में कोई मौजूद था।
उसका एक ही मतलब हो सकता है कि हमें या पुलिस को गलत रास्ते पर डालने के लिए कार को खड्ड में धकेल दिया गया था। तुम्हारा मतलब है कि चीफ आंग उस कार को खड्ड में धकेल कर गोल्डन ट्राई एंगल की तरफ फरार हो चुका है। वैसे ये बदनाम जमाना सुनहरी तकून यहाँ से कितनी दूर है, मैंने पूछा। सिर्फ 9 किलोमीटर, वांग डिन ने जवाब दिया। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे एक दो राह है, जहाँ से एक रास्ता गोल्डन ट्राई एंगल और दूसरा माए साई की तरफ जाता है। उस दोराहे से माए साई भी तकरीबन इतना ही है जितना गोल्डन ट्राई एंगल। वैसे ऊपर जाकर माए साई की सरहद भी सुनहरी तकून से जा मिलती है और उस तरफ का सारा इलाका सरदार थालूब की राजधानी में शामिल है। उसके कबीले के लोग छोटी छोटी बस्तियों की सूरत में चारों तरफ फैले हुए हैं। तो तुम्हारे ख्याल में चीफ आंग किसी जगह से भी गोल्डन ट्राई एंगल में दाखिल हो सकता है? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो ऐसी हमाकत नहीं करेगा, वांग डिन ने जवाब दिया। ये बड़ा खतरनाक इलाका है। जनरल खोराट के आदमियों ने जगह जगह खुफिया ठिकाने बना रखे हैं, जहां से वो इन रास्तों की निगरानी करते रहते हैं। इस तरह अकेले सुनहरी तकून में दाखिल होने की कोशिश करने वालों को गोली से उड़ा दिया जाता है। उनके अपने आदमियों की आमदोरफ्त के लिए चंद खुफिया रास्ते मखसूस हैं और उन रास्तों की भी निगरानी होती है। कोई अजनबी उन खुफिया रास्तों की तलाश नहीं कर सकता। ऐसी सूरत हाल में एक शुबा जहन में उभरता है, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। हो सकता है चियांग साई से आगे उनका कोई खुफिया ठिकाना भी हो जिसके बारे में फांग फुन ने चीफ आंग को बताया हो और चीफ आंग उसी तरफ गया हो। मुझे भी यही शुबा है, वांग डिन ने कहा। बहरहाल मेरे आदमी तलाश में हैं, जैसे ही पता चला वो फौरन इतला देंगे। तुम्हारे ख्याल में फांग फुन के कत्ल की खबर गोल्डन ट्राई एंगल पहुंच गई होगी? मैंने पूछा। यकीनन, वांग डिन ने कहा, लेकिन अभी तक उस तरफ से किसी रद्द अमल का इशारा नहीं मिला। ताहम यहाँ की पुलिस बड़ी सरगर्म नजर आ रही है। तुम पर कोई शुबा तो नहीं हो सकता? मैंने पूछा। थालूब के साथ होने की वजह से तुम ऐसे आदमी हो जिसे इस मुख्तसर से शहर का हर शख्स जानता होगा। वो दो औरतें जो किसी तरह वहां से फरार हो चुकी हैं तुम्हें शनाख्त कर सकती हैं। वो एक ही रात में इतना खून खराबा देख चुकी हैं कि अगर मुझे पहचानती भी हैं तो अपनी जान के खौफ से जबान नहीं खोलेंगी। वैसे मुझे यकीन है कि वो पुलिस के हाथ नहीं आएंगी। हो सकता है वो दोनों अब तक यहाँ से बहुत दूर किसी कबायली बस्ती में पनाह ले चुकी हूँ। इन पहाड़ों में कबायलियों की छोटी छोटी लातादाद बस्तियां हैं और इन बस्तियों में किसी को तलाश कर लेना आसान नहीं होगा। और फिर किसी कबायली बस्ती के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले पुलिस को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वांग डिन उठकर खड़ा हो गया। मैं अब चलता हूँ, कोई अहम बात मालूम हुई तो फोन कर दूंगा। वांग डिन चला गया। उसकी बातों से अंदाजा होता था कि मेरे हाथों फांग फुन के कत्ल के बाद सूरत हाल बहुत ज्यादा संगीन हो गई थी। फांग फुन अगरचे निचली सतह का आदमी था, लेकिन वो अपने गिरोह के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता था। शहनशाह के खिलाफ साजिश के हवाले से जो आला सतह की खुफिया मीटिंग होने वाली थी उसके लिए भी ये शख्स नायत अहम किरदार अदा कर रहा था। शाह के जरिए दारा वगैरह से राब्ता करने वाला भी यही शख्स था और यही उन लोगों को उस खुफिया मुकाम पर ले जाने वाला था जहाँ मीटिंग होने वाली थी। लेकिन वो मेरे हाथों बल्कि टूटी हुई बेज के खौफनाक जबड़ों में फंस कर मारा गया था। उसकी मौत से उनके मंसूबे में गड़बड़ हो सकती थी। इससे पहले शांग भी मेरे हाथों मारा गया था। इस तरह मैं उनके लिए मोस्ट वांटेड आदमी बन गया था। अब उनकी तमाम तर तवज्जो मेरी तरफ होगी और मेरी तलाश में वो जमीन को तय बाला कर देंगे। वांग डिन के जाने के बाद जानकी भी अपने कमरे में आ गई थी और हम दोनों देर तक इस सूरत हाल पर बहस करते रहे। दोपहर का खाना खाने के बाद जानकी ने एक बार फिर मेरे कंधे पर उस क्रीम से मालिश कर दी। वो क्रीम वाकई अक्सीर थी। पहली मर्तबा के इस्तेमाल के बाद ही मैं अपने आप को बेहतर महसूस करने लगा था। वांग डिन वापस आया तो रात के 9 बज चुके थे। उसने हमारे साथ ही खाना खाया और इसी दौरान में दिन भर की रिपोर्ट भी देता रहा। फांग फुन के कत्ल पर अभी गोल्डन ट्राई एंगल से किसी रद्द अमल का इजहार नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पुलिस ने कई बेगुनाहों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर तशद्दुद करके पूछगछ की जा रही है। वो बता रहा था उन 2 लड़कियों को भी मेरे आदमियों ने शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर लहू कबीले की एक छोटी सी बस्ती में तलाश कर लिया है। लहू हमारा हलीफ कबीला है। उनसे अगरचे किसी किस्म का खतरा नहीं, लेकिन उन दोनों लड़कियों को अपने कबीले की एक बस्ती की तरफ रवाना कर दिया गया है जहाँ वो ज्यादा महफूज रहेंगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, जब मेरे आदमी उस बस्ती में पहुंचे तो वो लड़कियां एक झोंपड़े में गुमसुम ही बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर खौफ नुमायां था। उन्होंने बस्ती वालों को कुछ नहीं बताया था कि वो कौन है, कहां से आई हैं और उन पर क्या बीती थी। उनकी बाजियाबी की इतला मिलते ही मैंने उन्हें अपने कबीले की बस्ती की तरफ भिजवा दिया। अब वो किसी को कुछ नहीं बता सकेंगी कि गुज़िश्ता रात वो कहाँ थी और क्या हुआ। और चीफ आंग का कुछ पता चला? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। यही अहम खबर है जो मैं तुम्हें सबसे आखिर में बताना चाहता था, वांग डिन ने मुस्कुराते हुए कहा।